Assalamualaikum everyone. चल मैं कट कर दूंगा चल गर्मी बड़ी होती है। चल माहौल ही खराब हो गया। चल स्टार्ट करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है उस पर। Assalamualaikum everyone. आज का जो टॉपिक है वो रेजिडेंशियल सिस्टम के ऊपर है कि किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी रेजिडेंशियल घर का लोड। ठीक है, अब उस पर किस तरह कितने किलोवाट के आप पैनल लगाएंगे और पूरा सिस्टम लगेगा। तो बताइए बात साहब, आप किस तरह लोड मैनेज करते हैं या किस तरह, क्या मेथड क्या है, क्या हमें पता कैसे चलता है अकॉर्डिंगली कि हमें इतना सिस्टम चाहिए। ठीक है, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक या अपने वापडा से लेकर। दूसरा मेथड ये है कि क्योंकि सोलर ड्यूरिंग द डे ऑपरेशनल होता है, तो ड्यूरिंग द डे ऑपरेशंस के लोड को पावर देने के लिए सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो 2-3 डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि 5 किलोवाट का जो सिस्टम है वो हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, ऑफ ग्रिड हो, उसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी है जनरेशन की। तो एक 5 किलोवाट का जो सिस्टम है सोलर पैनल्स का, वो रफली प्रोड्यूस कर देता है 650 से 750 के दरमियान यूनिट्स पर मंथ। 650 यूनिट्स से लेकर 750 यूनिट्स के दरमियान एक 5 किलोवाट का सिस्टम नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है। ये चीज़ कॉन्स्टेंट है, ये तकरीबन फिक्स्ड है अगर चीज़ें अच्छी लगी हुई हैं तो। और बाकी Losses वेरिएशन, कम हो। हाँ बाकी वेरिएशन आएगी उससे सीज़न से। गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा होगा, सर्दियों में थोड़ा सा कम होगा। वो तो इतना माइन्यूट सा फ़र्क होता है। एनुअल एवरेज जो आपकी आगे बैठती है वो 650 से 750 के दरमियान ही बैठती है। ये रफली एनुअल एवरेज है। अच्छा, अब अगर एक सिस्टम इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर देता है तो अब ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर कि वो यूनिट्स को खुद कंज्यूम करता है या वो उन यूनिट्स को नेट मीटर करके बेनिफिट उठाता है अपनी वापडा या सप्लाई कॉरपोरेशन से। तो अगर एक यूज़र अपने यूनिट्स को खुद कंज्यूम करता है तो फिर तो वो 30 रुपीज़, 33 रुपीज़, 25 रुपीज़ जो उसको फाइनल यूनिट रेट वो सप्लाई कॉरपोरेशन लगा के भेज रही है, तो वो तो उनको ऑफसेट कर लेगा ना। अगर मुझे 5 यूनिट की ज़रूरत थी कि इलेक्ट्रिक से लेने की और मैंने वो लिए ही नहीं और मैंने खुद ही बना के खुद ही यूज़ कर लिए, तो फिर तो मैंने वो जो टोटल रेट जो मुझे कि इलेक्ट्रिक लगा के भेजती थी बिलिंग में, वो मैंने बचा लिया। तो फिर तो आपकी बचत हो जाती है डबल की, अराउंड 30, 33, 35। और कमर्शियल ज़्यादा रेट हो जाता है, इंडस्ट्रियल का कम हो जाता है, रेजिडेंशियल का अराउंड 30-35 आता है फाइनल यूनिट टैक्स रेट। लेकिन अगर एक कंज्यूमर है वो नेट मीटर करता है सारे के सारे यूनिट्स को जो उसने प्रोड्यूस करें, तो फिर वो जो बेनिफिट उठा रहा होगा वो उठा रहा होगा अराउंड 15, 16, 17, 18 रफली जो भी उसको नेट मीटरिंग का बेनिफिट लग के आ रहा है वो उस रेट को बेनिफिट में उठाएगा। तो ये थोड़ा सा वेरिएबल होता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द यूज़र चूजेस टू यूटिलाइज द यूनिट्स दैट इज प्रोड्यूसिंग। बाकी जो सिस्टम की कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ यूनिट्स वो फिक्स्ड है, रफली फिक्स्ड है, एज लॉन्ग एज सिस्टम इज़ वर्किंग एट ऑप्टिमम कंडीशंस। रफली 650 से 750 यूनिट्स वो प्रोड्यूस कर लेगा। अच्छा, आप आसान थोड़ा करें लोगों के लिए कि उनके बिल के ऊपर तो लिखा हुआ है कि मैंने कितने यूनिट चलाए। ठीक है, हर किसी के बिल के ऊपर लिखा हुआ है। एक छोटा 2-3 कमरों वाला जो घर होता है उसमें अगर चला रहा है 800 यूनिट चला रहा है, तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, वो क्या करें। आप एक 5 किलोवाट, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ, 5 किलोवाट अगर हम कराची में लगाते हैं तो यहाँ तो आप नहीं बेच सकते। उनकी तो रिक्वायरमेंट है कि 10 से कम आप नेट मीटरिंग नहीं करते। तो ये तो हाइब्रिड सिस्टम ही होंगे जिसको ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। तो उसके लिए वो कौन सा सिस्टम लगाएगा, 5 लगाएगा, 3 लगाएगा। ठीक है, अब एक घर है जिसका जो सिनेरियो हमारे पास है, घर है और उसका जो लोड है, जो यूनिट्स कंजम्पशन है वो रफली 800 यूनिट्स पर मंथ है। तो उसके बाद 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि वो एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवा ले, बैटरीज वाला सिस्टम होगा, वो रफली जो आपको यूनिट्स बताए थे 650 से 750 के दरमियान मंथली प्रोड्यूस करेगा। अब उस यूज़र को ये करना है कि थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, उस होम ओनर को, रेजिडेंशियल जो ओनर है, कि उसको अपना जो रात का लोड है वो दिन में लाना है। कोई ऐसी वॉशिंग मशीन्स हो, बाकी जो अप्लाइंसेज हो जो रात में चलती हैं, जो दिन में चल सकती हैं, उनको वो दिन में चला ले, ताकि उसका जो मैक्सिमम लोड है वो सोलर से सेटिस्फाई हो जाए और उसको के इलेक्ट्रिक से बिजली ना लेनी पड़े। तो इससे ये होगा वो बेनिफिट 33 रुपीज़ का ऑफसेट करवा रहा होगा अपने बिल में, तो उतनी बचत वो करवा रहा होगा। अब एक यूज़र है जो घर पे होता ही नहीं है दिन में, उसके दिन में घर का लोड जो होता है वो ड्यूरिंग द डे 1 किलोवाट 2 किलोवाट होता है और वो रात में ही आता है और सोता है और एयर कंडीशनिंग चलाता है, वट अप्लाइंसेस वो चलाता है, तो उसका जो ज़्यादा लोड है वो रात में होता है। तो वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, वो तो
या तो बैटरी बैंक में स्टोर कर ले बिजली को और फिर वो रात में यूज़ कर ले, उसके बाद ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दिन में नेट मीटर कर दे और फिर हाफ बेनिफिट उठा के रात में अपना थोड़ा सा बिल को ऑफसेट करवा। तो नेट मीटरिंग के लिए तो अगेन उसको 10 किलोवाट लगाना पड़ेगा ना। अगर वही कंज्यूमर जो है वो 5 किलोवाट का सिस्टम लगाता है और साथ में बैटरी बैंक अपने डबल कर लेता है, 4 की जगह 8 लगा लेता है और दिन में उसको फुल वहाँ से स्टोर करवा के रात में उसको यूटिलाइज़ कर लेता है, तो उसके बहुत सारे रात के यूनिट में ऑफसेट हो जाएंगे। बड़ा आसान सा तरीका है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। क्योंकि 5 अगर 10 किलोवाट वो नहीं लगाना चाह रहा तो 5 किलोवाट में इन्वेस्टमेंट कर ले, ठीक है। अच्छा, अब उसका दिन में तो सॉरी बात काट रहा हूँ, दिन में तो उसका लोड ही नहीं है ना, तो जो उसका सिस्टम जनरेट कर रहा है वो एक्सेस कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। अगर वो बैंक नहीं भी लगाएगा बैटरी का तो वो लॉस में ही चला जाएगा, क्योंकि एक्सेस प्रोडक्शन फिर वो कहाँ डंप करेगा, वो सिस्टम जनरेट ही नहीं करेगा अगर आगे लोड नहीं होगा या बैटरी बैंक्स को सप्लाई नहीं चाहिए। तो उसके लिए मुफीद यही है कि वो फिर बैटरी बैंक्स का साइज़ बढ़ा ले, ताकि जो दिन की प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होए, ताकि वो कहीं यूटिलाइज हो। तो उसका जो बेस्ट केस सिनेरियो वो यही है कि वो बैटरीज को बढ़ा ले और फिर किसी और टाइम पीक आवर्स में यूज़ कर ले। रात 6 से 10 बजे अगर उसका पीक आवर लगता है और रेट्स और बढ़ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के, तो वो टाइप भी यूज़ कर ले ताकि उसकी बेनिफिट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ऐसे एग्जांपल्स हैं ना आपके पास? बहुत से लोग हैं जिन्होंने सिस्टम्स लगवाए हैं। अब वो पहले ड्यूरिंग द डे उनका लोड होता ही नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उनके पास सोलर कैपेसिटी अवेलेबल रेडी एट हैंड है तो वो पूरा ड्यूरिंग द डे एयर कंडीशनिंग रन कर लेते हैं। 25, 30, 35 किलोवाट्स का सिस्टम है, तो इंटायर हाउस 1000 गज़ का हो, 800 गज़ का हो, जिसमें कोई 8-10 रूम्स हो, तो सारे एयर कंडीशनिंग आप ऑन कर सकते हैं। उसमें पूरा सेंट्रली एयर कंडीशन हो जाता है आपका घर। अराउंड 9 o'clock इन द मॉर्निंग से 4 बजे 3:30 बजे तक तो आप एयर कंडीशनिंग फुल कैपेसिटी पे रन कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि जनरेशन ऑलमोस्ट फुल पे ही होती है। 6 घंटे 5 घंटे फुल पे होती है जनरेशन सोलर पैनल्स की। बाकी आपने बाकी जो आपका रात का बिल है उसको ऑफसेट करने के लिए 2 ऑप्शन आपके पास फिर मौजूद हैं। या तो बैटरी बैंक में स्टोर कर लें एनर्जी को और रात में यूज़ कर लें। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक को सप्लाई कर दें और रात में नेट मीटरिंग का बेनिफिट उठा के आपके इलेक्ट्रिक से सप्लाई ले लें। तो बहुत से हाउस होल्ड्स हैं जो इस पर स्विच करे हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं और बिजली के बिल में कमी भी आई है और जो कंजम्पशन उनकी थी उसमें जो लाइफस्टाइल का जो सिनेरियो है वो ऊपर चला गया। थोड़ी लग्जरी बढ़ गई है, एयर कंडीशनिंग ज़्यादा टाइम ऑन हो सकते हैं विदाउट एनी इनकरेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। तो ये एक सिनेरियो है जो फॉलो हो रहा है। क्योंकि मोस्टली बच्चे और फैमिलीज तो घर पे ही होती है ना दिन में, और आजकल गर्मी भी बहुत है, तो अगर आप बोले मैं इसी चलेगा मेरा दिन में भी चलेगा और रात में भी चलेगा, तो फिर अगर सुबह का ऑफसेट हो जाए और शाम का आप बैटरी बैंक या के इलेक्ट्रिक को बेच के पूरा कर लें तो आपका बिल बड़ा रीज़नेबल आया था। और 24 आवर्स अगर 3 AC भी चलाएँ आप तो उसका बिल 70-75,000 तो आराम से चला जाएगा। अगर आप छोटा घर नॉर्मल 350-400 गज का घर हो आराम से चला जाएगा, 4-5 बेडरूम हो, तो वो तो 75-80,000 तो आप नॉर्मल बिल है विदाउट एनी सोलर सिस्टम्स टू असिस्ट इन रिड्यूसिंग योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। ऐसे ही। अच्छा, अगर अब थोड़े से बड़े घरों की तरफ आते हैं, 1000 गज का घर है, बिल आ रहा है 1.5 लाख 2 लाख बिल आ रहा है, वो कितना लगाएंगे और क्या करेंगे और उनके लिए क्या बेहतर है? अगेन उनके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, या वो सोलर सिस्टम ऑफ ग्रिड हाइब्रिड सिस्टम लगवा लें जिसमें बैटरी बैंक्स भी हों। असल में कराची या पाकिस्तान में इशू लोड शेडिंग का भी आ रहा है ना, तो लोड शेडिंग को ओवरकम करने के लिए जिनके पास एग्जिस्टिंग जेनसेट्स जनरेटर्स लगे हुए हैं तो वो तो ठीक है, सेटिस्फाइड हैं, लेकिन जिनके पास जनरेटर्स नहीं है उनके लिए तो फिर एक ही सिस्टम वाइबल रहता है कि वो हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं जो नेट मीटरिंग भी करता है प्लस उसमें बैटरी बैंक भी होता है। इन केस ऑफ लोड शेडिंग बैटरी बैंक आपके लोड को पावर करता है, मतलब आपके घर को पावर देगा, तो लोड ब्लैकआउट नहीं होगा आपके घर में। जो प्योरली ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जो सिर्फ नेट मीटरिंग करता है या आपको पावर देता है विदाउट बैटरी बैंक्स, वो ड्यूरिंग लोड शेडिंग वो ट्रिप कर जाता है। तो यू नीड टू हैव अ जनरेटर और यू नीड टू हैव बैटरीज टू पावर योर होम। तो जिनके पास जनरेटर्स है उनके लिए तो ऑन ग्रिड सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन जिनके पास नहीं है उनको तो फिर हाइब्रिड सिस्टम की तरफ ही जाना चाहिए, वरना ड्यूरिंग लोड शेडिंग उनका सिस्टम ब्लैकआउट को। तो बेसिकली जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो लाइट जाने की सूरत में वो बंद हो जाता है। उसका सेफ्टी फीचर है, उसका डिज़ाइन है ही ऐसा, क्योंकि वो नेट मीटरिंग कर नहीं सकता। जो ये तो पाकिस्तान का इशू है ना कि लोड शेडिंग एज अ मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग लोड ऑन सप्लाई कॉर्पोरेशन एक मेथड है कि लोड शेड कर दो, बिजली बंद कर दो पीछे से सप्लाई, ताकि देनी ना पड़े आगे। लेकिन बाहर और मुल्कों में तो ऐसे नहीं होता ना, तो वहाँ तो लोड शेडिंग तब होती है, लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ, सप्लाई कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिसिटी तब बंद करती है जब ग्रिड में कोई फॉल्ट आ जाए या मेंटेनेंस हो रही है, रूटीन मेंटेनेंस हो रही है, पीरियोडिक मेंटेनेंस। तो जब फॉल्ट आ जाए और वो सप्लाई कॉर्पोरेशन ग्रिड की लाइन बंद कर देती है तो अमूमी तौर पर कोई ना कोई आदमी ग्रिड को
काम कर रहा है। मेंटेनेंस ले रहा होता है, उसके काम कर रहा होता है, ग्रिड पे चढ़ा हुआ होगा, पोल पे चढ़ा हुआ होगा, ट्रांसफार्मर की रिपेयर हो रही होगी। तो अब अगर आपका एक इन्वर्टर है ऑन ग्रिड सिस्टम जो कि नेट मीटरिंग कर रहा है, जिसका मतलब है वो रिवर्स फीडिंग कर रहा है, ग्रिड में बिजली फेंक रहा है, तो वो मकसद तो फौत हो गया ना उस सप्लाई कॉरपोरेशन का। उसने बिजली बंद करी ताकि उसका जो लाइनमैन है वो उसको करंट ना लगे। आप बिजली उल्टा ग्रिड में फेंकना शुरू कर दें, उसको तो फिर करंट लगेगा ही लगेगा। तो बाय लॉ थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑन ग्रिड सिस्टम्स की पावर शट डाउन हो जाती है द मोमेंट दे स्टॉप रिसीविंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सप्लाई कॉरपोरेशन। उनमें जो इनपुट की वायर होती है उसमें जैसे ही करंट आना रुक जाए, जिसका मतलब वापडा की लाइन या के इलेक्ट्रिक की लाइन में करंट ख़त्म हो जाए, तो ऑन ग्रिड सिस्टम ऑटोमेटिक शट डाउन पे चले जाता है। यू कैन नॉट टर्न इट ऑन, वो बाय लॉ डिज़ाइन ही ऐसा है, क्योंकि सेफ्टी फीचर है थ्रू आउट द वर्ल्ड ऐसे ही है। तो यू कैन नॉट फोर्स इट टू टर्न ऑन अनलेस अगर वो हाइब्रिड सिस्टम होगा तो वो ऑन होता है, वो डिज़ाइन ही ऐसा होता है। तो वो जब हाइब्रिड सिस्टम ऑन होता है तो वो सिर्फ आपको पावर दे रहा होता है, वो फिर ग्रिड को नहीं दे रहा होता। तो हाइब्रिड सिस्टम के ऑन होने से या ऑफ ग्रिड सिस्टम के ऑन होने से ड्यूरिंग लोड शेडिंग ग्रिड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना वो ग्रिड का फीचर ऑफ करके बैठ जाते हैं, बैटरी से पावर लेके आपको देना शुरू कर देते हैं। तो ये डिज़ाइन फीचर है इनका। तो ऑन ग्रिड सिस्टम ड्यूरिंग लोड शेडिंग ऑफ हो जाएगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम चलता रहेगा, हाइब्रिड सिस्टम भी चलता रहेगा। अब अगर एक घर है जिसका 1 लाख 1.5 लाख पौने 2 लाख का बिल है, तो वो हाइब्रिड सिस्टम भी लगवा सकता है, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी लगवा सकता है, ऑन ग्रिड सिस्टम भी लगवा सकता है। लोड शेडिंग को ओवरकम करना है तो ऑफ ग्रिड सिस्टम काम आएगा उसके जिसमें बैटरीज होंगी और वो नेट मीटरिंग नहीं करेगा, या फिर हाइब्रिड सिस्टम काम आएगा जिसमें बैटरीज भी होंगी और वो नेट मीटरिंग भी करेगा। और अगर जेनसेट है उसके पास, या फिर दे आर फाइन कि अगर लाइट जाती है तो उनको इशू नहीं पड़ता। हो सकता है कोई ऐसा घर हो जहाँ रहते ही ना हो, लोग ही बाहर हों, अब्रॉड शिफ्ट हुए और वो घर बस ऐसे ही पड़ा हो, तो उसमें लाइन रेंट लगता होगा, उसमें जो सर्वेंट क्वार्टर होगा उसका बिल आता होगा, जो बाहर की लाइट्स हैं, गार्डन की लाइट्स हैं, वो तो रात में ऑन होंगी, पार्किंग एरिया, गैराज, तो उसको नेट मीटर करने के लिए कोई बैटरी बैंक की ज़रूरत ही नहीं है। वो सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लेते हैं और फिर वो नेट मीटर के थ्रू बेनिफिट लेते रहते हैं। अच्छा, एक बात और भी है, जो बैटरी वाले सिस्टम है, हाइब्रिड सिस्टम, उनकी मेंटेनेंस ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक पूरा पार्ट आपका एक्स्ट्रा आ गया। अब उसकी अब अगर आप बैटरीज के जो चलें, इसमें है ना आपको डीप साइकिल भी मिल रही है इस टाइम पे, लेड एसिड भी मिल रही है, लिथियम आयन भी मिल रही है, पर अगेन एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपने अपने घर पे रख लिया है कि अब जिसमें स्टोरेज हो रही है, और अब आपने उसकी लाइफ भी देखनी है, उसकी मेंटेनेंस भी करनी है। तो इसलिए भी शायद जो ऑन ग्रिड वाला सिस्टम है उसकी मेंटेनेंस कम है, जो जिसकी वजह से वो ज़्यादा आसानी से लग जाता है और उसमें आपकी मेंटेनेंस कम हो जाती है। ठीक है, एज ए यूज़र आपको फ़ायदा है इसमें कि अगर आपको लोड शेडिंग का कोई इशू नहीं है तो आप बैटरीज़ को ना प्रेफर करें। लेकिन उसमें भी यह है कि अभी जो नॉर्मल बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं वो यूज़ हो रही हैं लो वोल्टेज हाई करंट। लो वोल्टेज हाई करंट बैटरीज़ में होता है कि करंट की कैपेसिटी बहुत हाई होती है, इसलिए जो कनेक्टिंग वायर्स होती हैं वो बहुत मोटी होनी चाहिए। सिस्टम के ओवरहीट होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि हाई अमाउंट्स ऑफ करंट घूम रहा होता है। 48 वोल्ट का सिस्टम होता है नॉर्मली, 48 वोल्ट में कितना करंट आएगा, 100 एम्पेयर, 125 एम्पेयर ऐसे ही आ जाता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। आप 5 किलोवाट के सिस्टम में 100 एम्पेयर खींच रहे होंगे, तो वो बैटरीज़ की लाइफ भी गिरा देता है, चीज़ें भी ओवरहीट होती हैं। इन केस ऑफ एनी मेल फंक्शन या शॉर्ट सर्किट, इन्वर्टर आपका उसके चांसेस ऑफ एरर के या चांसेस ऑफ डैमेज ज़्यादा होते हैं। इसी के निस्बतन अगर आप चले जाएँ हाई वोल्टेज लो करंट सिस्टम्स में, 482 वोल्ट्स की बैटरी, 382 वोल्ट्स की आपकी बैटरीज हों या 400 प्लस वोल्ट्स की बैटरी हो, तो फिर उसमें करंट जो कंजम्पशन होती है वो कम हो जाती है। वो बैटरीज़ की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है और वो हाई रेटेड सिस्टम्स में ही आता है। 10 किलोवाट या उससे प्लस सिस्टम्स पे हाई वोल्टेज बैटरीज़ की कैपेसिटी होती है या उसमें फंक्शनैलिटी होती है कि वो कनेक्ट हो सके। 5 किलोवाट के सिस्टम में तो 48 वोल्ट्स, उससे नीचे 3 किलोवाट सिस्टम में 24 वोल्ट्स, 2 किलोवाट या 1 किलोवाट सिस्टम 12 वोल्ट सिस्टम होते हैं। तो उनका डिज़ाइन ही ऐसा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक ही तरह डिज़ाइन हो रहे हैं। तो हाई वोल्टेज सिस्टम्स में बेनिफिट ये होता है कि करंट कम होता है। करंट कम होता है तो आपकी वायर्स की कैपेसिटी कम होती है, पतली वायर लग जाती है, ओवरहीट नहीं होता, सिस्टम मेल फंक्शन कम करता है। ठीक है। अच्छा, अब जो सबसे मेन क्वेश्चन है, जो गर्मी चल रही है पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, अब ऐसे में हमें एसी भी चलाना है, सोलर पे भी चलाना है, तो कौन से एसी लगाए जाएं जो सोलर के लिए भी फ़ायदेमंद हो, हमारे लिए भी फ़ायदेमंद हो और बिजली भी कम लगे, जो जब नहीं हो सोलर तो तब भी बिजली कम खाए और सोलर पे हो तो लोड भी कम ले और रीज़नेबल भी। सही है। इसमें जो मोस्ट के सिनेरियोज़ में होगा वो यही होगा कि आप इन्वर्टर एसी लगवाएं।
इन्वर्टर एसी में भी आप ऐसा लगवाएं 75% एफिशिएंट हो या उससे भी ज़्यादा एफिशिएंट हो। अब मोस्ट उसके ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट्स उसके डीसी हों, कम से कम उसके कंपोनेंट्स एसी कंपोनेंट्स हों। तो जिसका ज़्यादा से ज़्यादा डीसी कंपोनेंट्स होंगे वो उतना मोर एफिशिएंट इन्वर्टर एसी होगा। इन्वर्टर एसी में भी कैटेगरीज होती हैं, नॉट ऑल इन्वर्टर एसीज आर बिलोंग टू द सेम कैटेगरी, वो सब डिफरेंट होते हैं, किसी की कम एफिशिएंसी है, किसी की ज़्यादा एफिशिएंसी है। दूसरा इन्वर्टर एसीज़ का ये फ़ायदा होता है, जो ज़्यादा एफिशिएंट एसीज़ हैं वो टॉर्क नहीं लेते, मतलब जो उनका स्टार्टिंग करंट होता है, क्योंकि कंप्रेसर्स हैं, कंप्रेसर लोड डिवाइसेज हैं, तो वो उनका एक सर्ज आता है, वो जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो एक बिजली का एक सर्टेन अमाउंट खींचते हैं अपने आप को स्टार्ट करने के लिए, एक्सेस अमाउंट होता है। तो जो इन्वर्टर एसीज़ होते हैं वो टॉर्क नहीं लेते, अच्छे इन्वर्टर एसीज़। तो टॉर्क ना लेना उनको इसलिए फ़ायदेमंद बनाता है कि वो जो इन्वर्टर होता है जो उसे पावर दे रहा है उस पर लोड नहीं आता, उस पर लोड नहीं आता तो वो ट्रिप नहीं करता। वैसे तो हर सोलर इन्वर्टर में एक सर्ज कैपेसिटी होती है, वो एक सर्टेन टाइम के लिए 10 सेकंड्स के लिए वो अपने से डबल रेटेड आउटपुट दे सकता है, 20 सेकंड्स के लिए वो अपने से 75% ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। तो सर्ज अप्लाइंसेस को पावर दे सकते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा आप लोड डालेंगे इन्वर्टर के ऊपर सर्ज डिवाइसेस को बिला वजह लगा के, तो वो इन्वर्टर को नुकसान देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। होता कुछ नहीं है शुरू में 5-8 सेकंड के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इन केस कोई चीज़ फंस जाए, कंप्रेसर में फॉल्ट आ जाए और वो कंटिन्यूस लोड फेंकता रहे इन्वर्टर के ऊपर, तो सोलर इन्वर्टर पर डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन दो उस पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, करंट रेटिंग डिवाइसेस होती हैं, बट स्टिल चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन्वर्टर एसी वही होने चाहिए जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो और जिनका, अब इन्वर्टर एसी होता ही है कि स्टार्ट होएगा 2 एम्पेयर 4 एम्पेयर से स्टार्ट होएगा, डिपेंडिंग ऑन अगर आपने 26 डिग्रीज पर रखा हुआ होगा। डे टन वाली की बात हो रही है? डे टन एसी है, जितना बड़ा एसी लगवाएंगे उतना आपका फ़ायदा रहता है। अच्छा, ये भी मेथ है एक ना कि इतना बड़ा क्यों लगाया है? वो होता था नॉन इन्वर्टर एसी, जो पुराने एसीज होते थे उसमें तो फिक्स उसने करंट लेना है, तो जितना बड़ा एसी लगवाएंगे वो अपने फुल रेटिंग कैपेसिटी पे चलता रहेगा जब तक कंप्रेसर, जैसे द मोमेंट कंप्रेसर ऑन होएगा उसका वो फुल करंट खींचना शुरू कर देगा, तो बिल तो फुल आएगा। तो पुराने एसीज में तो ये नुकसान होता था कि अगर ज़रूरत नहीं है तो बड़ा एसी ना लगवाएं। लेकिन जो नए इन्वर्टर एसीज हैं उसमें जितना बड़ा एसी लगवाएंगे उतनी वो जल्दी कूल कर देगा आपके उसको रूम को, और उसके बाद उसकी जो रेटिंग है करंट की वो गिरती जाए। डीसी कंप्रेसर है ना, तो वो वेरिएबल करंट पे चल लेता है। जो आपका एसी कंप्रेसर से वो फिक्स्ड करंट, फिक्स वोल्टेज, जो आपका डीसी कंप्रेसर है अपनी करंट रेटिंग गिराते रहते हैं। स्टार्ट होएगा फर्स्ट करें 9 एम्पेयर से कोई भी एसी है तो वो गिरता जाएगा 8 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 6, 5, 4, 3, 2, उसकी एक लोअर लिमिट होती है, लोअर थ्रेशोल्ड होता है। जैसे अपर थ्रेशोल्ड है 9 एम्पेयर लेट से, तो लोअर थ्रेशोल्ड अगर उसका है 2 एम्पेयर तो 2 एम्पेयर से नीचे नहीं जाएगा, तो उसका कंप्रेसर ऑन होगा, मगर 2 एम्पेयर पे भी वो कूल एयर फेंक रहा होगा। उसके बाद उसके 2 एम्पेयर से नीचे जाके अगर फर्स्ट करें रूम कूल हो गया है और जो टेम्परेचर सेट किया था वो अचीव हो गया तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा अपना, ब्लोअर चलता रहेगा, आपको सिर्फ नॉर्मल हवा आती रहेगी, अंदर की सर्कुलेशन होती रहेगी। तो जितना बड़ा एसी होगा वो उतना जल्दी रूम को सेटिस्फाई करके कंप्रेसर ऑफ कर देगा अपना, और उसकी जो हीटिंग कूलिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा होती है। तो और जो इंक्रीज़ आता है रेटेड आउटपुट में, करंट इनपुट में, वो नॉमिनल होता है। मतलब अगर 1.5 टन का एसी है और वो मैक्सिमम करंट ले रहा है 9 एम्पेयर्स, उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो फुल पे 9 एम्पेयर लेगा, तो जो 2 टन का एसी है उसकी जो इंक्रीज़ आएगा वो 11, 11.5 एम्पेयर उसका मैक्सिमम होगा। तो कूलिंग कैपेसिटी में ज़्यादा इंक्रीमेंट आता है, लेकिन जो उसकी इनपुट रिक्वायरमेंट होती है करंट की उसमें उतना इंक्रीज़ नहीं आता, तो कंज्यूमर बेनिफिट में रहता है। सही है, ठीक है। तो ऐसे एसीज लगवाएं जो लोड ना डालें। अब एक और सिनेरियो है कि एक घर है जिसके बहुत सारे एसीज हैं, 15, 20, 25 एसीज हैं, और वो अब उसने ये बैलेंस करना है कि वो सारे एसीज चेंज करवाए। एक तो है ना कि उसके 2-3 एसी हैं, एक कंज्यूमर है, 2-3 एसी से वो तब्दील करवा लेगा, इतना महंगा नहीं पड़ेगा उसे। एक घर है जिसमें 25-30 एसी लगे हैं और वो अब 100 किलोवाट का एक पूरा सिस्टम लगवाने का सोच रहे हैं। तो वैसे देखें जनरली तो एसी तो चेंज करा लेने चाहिए, क्योंकि बेशक आप 100 किलोवाट का एक सिस्टम छत पे लगवा लें और वो नेट मीटरिंग करता रहे बेशक, और आपका बिजली का बिल वो कम करता रहे, और जो आपके टॉर्क वाले पुराने एसीज़ हैं इनका उससे कोई ताल्लुक ना बने कि उस पर लोड भी ना जाए और कोई मसला भी ना हो, लेकिन नॉनदलेस वो बिजली तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, तो बिल तो आपका ज़्यादा इंकर करेंगे। तो आपके जो 100 किलोवाट की जो कैपेसिटी, जो एफिशिएंसी होगी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग योर बिल, वो तो फिर कम हो जाएगी। तो जो आगे लोड डिवाइसेज हैं वो तो हमेशा मोस्ट एफिशिएंट होनी चाहिए। मोटर पावर जो आपकी पानी का पंप है वो एफिशिएंट होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ताकि वो अपना काम यूटिलिटी से करता रहे। एक बड़ी मोटर ना लगा लें, छोटी मोटर लगा लें, 2-3 लगा लें, लोड कम पड़े।
आपके एसीज़ हैं एफिशिएंट होने चाहिए, वॉशिंग मशीन्स एफिशिएंट होने चाहिए, बल्ब सेविंग बल्ब्स, एनर्जी सेविंग बल्ब्स होने चाहिए, फ्रिज आपके एफिशिएंट होने चाहिए। तो डिवाइसेस आपकी एज़ एफिशिएंट एज़ पॉसिबल होनी चाहिए, ताकि बेशक ऑन ग्रिड सिस्टम हो या ऑफ ग्रिड सिस्टम हो, आपकी कंजम्पशन कम से कम हो। कम से कम कंजम्पशन में आपकी ज़्यादातर यूनिट्स या कि इलेक्ट्रिक को जा रहे होंगे, या आपके बैटरी बैंक्स में जा रहे होंगे, या आपके उन लोड को जा रहे होंगे जिसको आप पावर करना चाहते हैं। कंज्यूमर को मोस्ट बेनिफिशियल होगी सिस्टम। ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस हो गया ना, जैसे हमने पहले एलईडी बल्ब सारे उतारे अपने पूरे घर से और एलईडी लाइट्स लगाई, एलईडी बल्ब लगाए पूरे मुल्क में। अब आप आ जाएंगे, बाकी आपकी चीज़ें जो भी पुरानी हो गई हैं वो बता रहे हैं, और एक एक करके चेंज करना शुरू कर दें ताकि एफिशिएंट हो। और सोलर हो ना हो, बिजली तो बचाए ना पहले, सबसे पहली तो वो बात है। उसके बाद अगर सोलर पे हो तो उस पर लोड कम आएगा, ये बात है। ऐसी ऑनगोइंग प्रोसेस है, बिल्कुल ऑनगोइंग प्रोसेस। सही है। मेरा ख्याल है कि रेजिडेंशियल तो मोस्टली हमने जो प्रॉब्लम्स है वो कवर कर दी हैं। जो नेक्स्ट एपिसोड होगी उसमें हम कमर्शियल पे बात करेंगे और उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।